रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये रहा हमारा ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर। तो गाइज़ इसके लिए हमारे पास अब ये क्लास ए एम्पलीफायर ही है हमारे पास। चेंजिंग कहाँ पे आ रहा है? ट्रांसफार्मर कपल्ड। ट्रांसफार्मर कपल्ड लफ्ज़ से ही पता चलता है कि इस सर्किट के साथ एक ट्रांसफार्मर को कपल किया जाएगा। कपल का मतलब क्या होता है गाइज़? कपल हम शादीशुदा यानी दो हस्बैंड और वाइफ जिनका जोड़ा होता है उसको भी कपल ही कहते हैं। वैसे ही कपल का मतलब है जोड़ना, यानी जोड़ा मीन्स जोड़ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आरसी की जगह एक ट्रांसफार्मर रिप्लेस कर दिया। तो पहले हम ट्रांसफार्मर के कुछ असूल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है मैं आपको इसके डीसी और एसी एनालिसिस के बारे में भी बताऊंगा, और साथ में कंप्लायंस, जैसे हमने क्लास ए पावर एम्पलीफायर सिंपल को समझा था वैसे ही इसे टोटली समझेंगे और इसकी एग्जांपल्स करेंगे। और एक और बात बताता चलूँ गाइज, मैं तो वैसे कहने के अल्लाह के शुक्र से काफ़ी जल्दी समझ जाता हूँ चीज़ों को, लेकिन कहने इसके डीसी एनालिसिस को समझने में मेरा दिमाग पूरा 180 डिग्री तक घूम गया था। उसे दोबारा 180 डिग्री तक घुमा के मैं 360 डिग्री पूरा करके वापस लाया हूँ। कहने इतना मुश्किल था इसको समझना। अपनी बात बता रहा हूँ आपको, पता नहीं क्या लगता है, लेकिन यार इस बात से डरना नहीं है कि ये बोल के ना भाग जाना कि इनको ही मुश्किल लग रहा है तो हमें कैसे आसान लगेगा। आसान ही है, मतलब कह लें कि जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू था ना वो मैं ढूंढ नहीं था पा रहा, तो अब मुझे अल्लाह के शुक्र से वो मिल गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एम्पलीफायर यानी इसमें ट्रांसफार्मर आ गया है तो इसमें हम पहले ट्रांसफार्मर की स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टडी करते हैं जी। तो गाइस देखें, ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर है, ठीक हो गया। तो आप जानते ही हैं इसके नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल को कैसे लिखते हैं। n इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला बनेगा n1/n2। ये इसका नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है ऑफ प्राइमरी कॉइल ओवर सेकेंडरी कॉइल। ये प्राइमरी कॉइल है हमारी, यानी प्राइमरी जहाँ से हम यानी बिजली यानी इनपुट देंगे, और ये सेकेंडरी है जो इसको कह लें या तो बढ़ाएगी या कम करेगी। अब ये ट्रांसफार्मर पे डिपेंड करता है। आपको पता है ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब ये नंबर ऑफ कॉइल्स पे भी डिपेंड करता होता है। तो ये हमारी प्राइमरी कॉइल ओवर सेकेंडरी कॉइल, ये रेशियो भी बता रही है। तो n तो हमारे पास आ गया। अब मैं आपको n का रिलेशन बताऊंगा किनके साथ? वोल्टेजेस के साथ। इस कॉइल पे फर्ज कीजिए यहाँ पे V1 वोल्टेजेस हैं, यहाँ पे V2 वोल्टेजेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक हो गया जी। तो गाइस n का जो रिलेशन है इन दोनों के साथ वो कुछ इस तरह से है कि V1/V2 डायरेक्ट रिलेशन है, V1/V2। जबकि इन द केस ऑफ करंट्स के साथ इसका रिलेशन उलट है, यानी V2 के लिए जो करंट होगी उसका नाम I2 होगा, और जो V1 के लिए करंट होगी उसका नाम I1 होगा। लिहाजा यहाँ पे इसका उलट रिलेशन है n का, वो है I2/I1। तो जैसे हम बात कर रहे थे, अब आपने इस चीज़ को समझना। इसको मैं असल जो मेन इक्वेशन है उसकी फॉर्म में लिखूंगा। n का जो रिलेशन है प्राइमरी कॉइल की वोल्टेजेस के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। V1 के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है और V2 के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है। या इस तरह से समझ लें, वोल्टेज के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब कि प्राइमरी और सेकेंडरी है, जबकि इन द केस ऑफ करंट्स ये इसका उलट रिलेशन रखती है, यानी 1/I। प्राइमरी 1/प्राइमरी कॉइल की करंट, ठीक है। तो I1 ये बटे में आएगी और I2 ऊपर आएगी। ये वैसे मेन पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा इनका इन्वर्स रिलेशन बनता है करंट्स के साथ, ठीक है ना। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, इसको भूलना नहीं है। तो अक्सर केसेस में ऐसा होता है, हमें V1 दे दी जाती है, V2 हमें मालूम करनी होती है, तो हम इस फार्मूले की मदद से लेते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं। V2 उधर चला जाता होता है, n बटे में आ जाता होता है। तो अभी हमने पता क्या करना है गाइस, इन दोनों इक्वेशन को मिलाना है, यानी n को n से ही मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 कह लें, से इक्वेशन 2 कह लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इस साइड पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इस साइड पे हमारे पास V1/V2 मल्टीप्लाई हो जाएगा I2/I1 के साथ। अब ज़रा आपने गौर करना, ये बन गया n² जो कि किसके बराबर आता है? n1/n2 होल का स्क्वायर। मैंने वैल्यू पुट कर दिया n की, विच इज़ इक्वल टू, देखें ये आ रहा है V1 साथ में I2 आ रहा है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है।
मैंने क्या किया जी, V1 और I1 इधर अलहदा कर लिया और इससे मल्टीप्लाई करवा दिया किसको, I2 और V1 को, V2 को सॉरी। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताऊंगा इस कि I2 ओवर V2 क्या है हमारे पास, इस चीज़ को ज़रा गौर से समझिएगा। I2 ओवर V2, V1 ओवर I1 तो हमारे पास डायरेक्ट रेजिस्टेंस बन रही है क्योंकि ये ओहम्स लॉ के मुताबिक वोल्टेज ओवर करंट रेजिस्टेंस के बराबर होती है, ठीक है। लेकिन करंट ओवर वोल्टेज किसके बराबर होगी, इसका उलट, यानी रेजिस्टेंस का इन्वर्स होगी, 1 ओवर R होगा। लेकिन इन द केस ऑफ जब हम कॉइल की बात कर रहे होते हैं तो हम इम्पीडेंस की बात करते हैं क्योंकि इनमें क्या पैदा होता है, इनमें मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है। तो इसमें ये हमारे पास एक इंडक्टर है, ठीक है, ये इंडक्टर ही होती है कॉइल, तो लिहाजा इनमें जो क्रिएट होती है वो होती है इम्पीडेंस, जिसे जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लिहाजा हमारे पास आ जाएगा Z1 ओवर Z2, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया Z1 ओवर Z2, ये इसका बटे में Z2 आ गया और उसका उधर आ गया Z1। तो अब अगर हमें ये देखें, आपके पास एक फार्मूला बन चुका है। अगर हमें Z1 मालूम करनी हो तो हम इस फार्मूले की मदद से, यानी देखें ये n स्क्वायर है ना, तो मैं इसे चले अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ n स्क्वायर, तो Z2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम Z1 को मालूम कर सकते हैं, ये हमारा इम्पीडेंसेस को मालूम करने का फार्मूला है। आपको मैं अभी यहाँ से समझाऊंगा। ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमें RL गिवन है लेकिन इस साइड पे इस कॉइल की रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस गिवन नहीं है, तो RL जो है वही Z2 है गाइस। तो हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, Z1 को मालूम कर सकते हैं, यानी n स्क्वायर RL इसका फार्मूला बन जाएगा, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट मैं इसके डीसी एनालिसिस के लिए एक एग्जांपल को उठाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। तो मुझे ज़रा टाइम दे, मैं इसकी इमेज बना लूँ जो एग्जांपल है मेरे पास, या इसी में मैं वैल्यूज़ मेंशन करके आपको बताता हूँ। गाइज आपको इतना तो याद होगा, हम डीसी एनालिसिस में दो चीज़ें मालूम करते थे, एक तो डीसी लोड लाइन के पॉइंट्स और दूसरे नंबर पे हम मालूम करते थे क्यू पॉइंट्स को। तो क्यू पॉइंट्स के लिए आपको पता है हमारे पास जो VCE के लिए इक्वेशन आती थी, करंट हमने इस दफ़ा अपनी मर्जी से लेनी है ICQ, क्योंकि ICQ कुछ भी हो सकती है यहाँ पे। तो ये आप चेक तो कर सकते हैं, मैंने वैल्यूज़ मेंशन की हुई हैं। VCC इज इक्वल टू 10 वोल्ट, उसके बाद N1 रेशो N2 की भी मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट किया 4:1। RL उसने मुझे 5 ओहम दिया है, जबकि R2 43 ओहम, R1 180 ओहम और RE 12 ओहम। और उसी के साथ साथ वो कहता है कि RC जो कि RW की जगह, यानी RC जिसकी जगह RW लगाया गया, यानी वाइंडिंग इस्तेमाल की गई है, वो 2 ओहम के बराबर है, जिसकी बहुत ही कम रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले गाइस यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है जी, हमने VCEQ निकाल लेना, यानी क्यू पॉइंट निकालना। मैंने आपको बताया था DC ही क्यू पॉइंट को दरियाफ्त करती है। तो VCEQ का आपको फार्मूला याद होगा, हमने क्या निकाला था, VCC माइनस ICQ इंटू RC प्लस RE, यही फार्मूला था। अब ICQ की आपने एक रेंज ले लेनी है, ठीक है। ये आप पे आपकी अपनी मर्जी है, इस क्वेश्चन में तो अपनी मर्जी बताई गई है, या क्या है उसने मेंशन किया हुआ है, एग्जांपल है वैसे 50 मिली एम्पेयर टू उसने दी हुई है मुझे 200 मिली एम्पेयर, ठीक है। ये उसने मुझे ICQ की रेंज दी हुई है। तो मैंने क्या करना है जी, मैंने इस रेंज को इस्तेमाल करते हुए VCEQ की वैल्यूज़ निकालनी है। तो क्यू पॉइंट की पहली वैल्यू मैं किसको इस्तेमाल करते हुए निकालूंगा, 50 मिली एम्पेयर को इस्तेमाल करते हुए। तो VCC हमारे पास 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे 10 पुट किया, 50 मिली आ गया जी। RC की वैल्यू हमारे पास 2 है, यानी RW के बराबर, और RE की 12 है, तो 12 + 2 14। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी क्या जी, VCEQ की वैल्यू मेरे ख्याल में 9.3 वोल्ट आती है। 10 माइनस, इसको ज़्यादा हाइपर होके नहीं समझना, इतना मुश्किल काम नहीं है, बस आप उसको मुश्किल समझ रहे हैं, ठीक है। इतना हाई लेवल की कोई इसमें गारंटी नहीं है, कोई औखा नहीं होना इसमें। तो 9.3 वोल्ट ही आ रहा है। ये एक एग्जांपल के तौर पे आपको डीसी एनालिसिस समझाया जा रहा है। वैसे इस तरह के क्वेश्चन काम में आते हैं, RC कपल्ड के काम में आते हैं, मतलब इसके ट्रांसफार्मर कपल्ड के। तो ये हमारे पास आई है 9.3 वोल्ट, जबकि हमारी करंट जब कितनी थी, 50 मिली। ये भी क्यू पॉइंट मालूम हो रहा है। अब मैं दूसरी वैल्यू से मालूम करता हूँ VCEQ, उस वक्त जब हमारी करंट क्या थी, 200 मिली एम्पेयर हो चुकी होगी।
करंट की ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो RC हमारे पास क्या है जी, RC फिर से ये 14 ही आ जाएगा बीच में। अब देखते हैं 7.2 वोल्ट आ जाती है गाइस, ठीक है। अब ये दो वैल्यूज़ आई हैं, अभी हमारा ये Q पॉइंट मालूम हुआ है। अब हमने मेन, आपको याद होगा हम क्या करते थे, VCE ऑफ और उसके बाद IC सैचुरेशन निकालते थे। इसमें हम IC सैचुरेशन तो निकाल नहीं सकते क्योंकि वाइंडिंग में जो गाइस पता क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट होती है ना वो लगातार घूमती रहती है, उसका कोई एंड नहीं होता, सैचुरेशन नहीं हो सकती। अगर हम पता क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से क्या करते हैं जी, हम कह लें कि VCE को ज़ीरो कर देते हैं, जैसे वहाँ पे हम करते थे ICQ की हमारे पास जो इक्वेशन बनती थी वो होती थी हमारे पास VCE ओवर IRC प्लस RE, VCC ओवर RC प्लस RE, ये हमारे पास उसकी होती थी इक्वेशन। तो उस इक्वेशन को इस्तेमाल करके भी हमारे पास यही रेंज आनी है क्योंकि ये हम चीज़ें मालूम कर चुके हैं। तो हम सबसे पहले क्या मालूम करते हैं, VCE ऑफ, यानी कि कट ऑफ के लिए मैं वोल्टेजेस निकालने लगा। तो ये डायरेक्ट VCC के आपको याद होगा बराबर होते हैं, जो कि यहाँ पे हमें कितने दिए गए हैं, 10 वोल्ट। तो ये हमें मालूम हो गया जी VCE ऑफ। अब ये तो हो गया गाइस काम डन। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है जी, इस क्वेश्चन जैसे कि ये दिया गया एक लिहाज से ये एग्जाम्पल ही है, चाहे हम इसे हल कर रहे हैं मतलब कि समझने के लिए, लेकिन ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है। तो मैं यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रा करूँगा जी। यहाँ पे VCE आ गई हमारी, यहाँ पे आ गई IC, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम रेंज ले लेते हैं जी 5, 10, 15, 20, ठीक हो गया। ये VCE की रेंज आ गई। अब जैसा कि अभी हमने देखा है कि VCC डायरेक्ट VCE ऑफ के बराबर हो जाती है जब हम कट ऑफ का रीजन इस्तेमाल करते हैं। तो उसके मुताबिक ये 10 वोल्ट आ गई यहाँ पे हमारी DC की लाइन। अब नेक्स्ट आपने Q पॉइंट देखना है जी। Q पॉइंट है 7.2 9.3 पे। तो देखें जी वोल्टेजेस के लिहाज से देखा जाए तो 9.3 समथिंग यहाँ कहीं पे बनेंगे, ये यहाँ। अब करंट की भी गाइस हमें मेंशन करनी पड़ेगी। देखें मैं किस तरह से करता हूँ, 50 मिली, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से हम रेंज लेते हैं हमेशा। 100 मिली, 150 मिली। ये अब आपको ना जो आपके पास बुक है उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं है, जिससे बंदा परेशान होता है। ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए। अब देखें हमने कहाँ पे मालूम की थी, 50 मिली पे मालूम की थी जब वैल्यू VCEQ की, तो हमें मिली थी यहाँ कहीं पे। और उसके बाद जब हमने मालूम की थी 200 पे तो 7.2 मिली थी, यानी कह लें कि 7.2 तो यहीं कहीं बन जाएगा, यानी इस तरह से कुछ यहाँ कहीं आ जाएगा। तो देखें इसकी लाइन जो है काफ़ी टेढ़ी मतलब कह लें मिलती नहीं है, जाके इतनी लंबी लाइन ये खींची जाएगी। ये DC एनालिसिस यानी DC लोड लाइन है, ये इसी तरह से चलती जाएगी, कुछ टेढ़ी होगी, थोड़ी सी टेढ़ी, यानी ये उस लाइन से जाके नहीं मिल पाएगी। अब गैस जितना बढ़ाते जाओगे तब कहीं जाके इसने मिलना है। तो ये आ गई हमारी DC लोड लाइन। मुझे उम्मीद है आपको DC लोड लाइन मालूम करनी आ गई है। ये उसकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा, हमने ICQ क्या बीच में पुट करनी है, और वाइंडिंग की भी रेजिस्टेंस वो खुद देगा। काम बस आपने यही करना है जो यहाँ पे मैंने मालूम